प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे अंग्रेज़ों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति। इस पर पहले 2 व्याख्यान हो चुके हैं और आज यह तीसरा व्याख्यान है। विगत व्याख्यान की बात यदि हम विद्यार्थियों करें, क्योंकि पिछले व्याख्यान पर चर्चा करने से हमारी जो मेमोरी है वो पुनः हमारे सामने आ जाती है और वो एक कनेक्टिविटी बन जाती है इस व्याख्यान में और विगत व्याख्यान में। तो पिछले व्याख्यान में हम कर रहे थे कि औरंगजेब के समय औरंगजेब की नीतियों के कारण मुग़ल जो राज्य है, औरंगजेब है, उसको बहुत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और परिणाम स्वरूप दिल्ली आगरा के बिल्कुल दरवाजे पर जाट शक्ति का उदय हुआ, मथुरा और भरतपुर के आसपास के एरिया में। और जाटों ने मुग़लों के नाक में दम कर दिया, जिसमें यदि हम जाट नेताओं की बात करें तो तिलपत का जो ज़मींदार गोकुल जाट, सबसे पहले उसकी लीडरशिप में जाट खड़े होते हैं और फिर उसके बाद में राजा राम है, चूड़ामन है, राजा सूरजमल है, क्योंकि जाट एक स्टेट बन चुकी थी, जवाहर सिंह है, ये जाटों के प्रमुख शासक रहे। इसके अलावा पंजाब में गुरु जो सिख गुरु थे, उनके नेतृत्व में भी मुग़लों का प्रतिरोध चल रहा था। 1675 में 11 नवंबर को सिख गुरु तेग बहादुर का शीशगंज, जो दिल्ली के अंदर गुरुद्वारा इस समय है, वहाँ औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का वध करवा दिया और जाट शक्ति को समाप्त करने का प्रयास किया। लेकिन फिर उसके बाद में गुरु गोबिंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, 10वें गुरु जो थे, और फिर उसके बाद में बंदा बहादुर, इन्होंने सिख जो इनके नेतृत्व में जो सिख है, खालसा है, उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। और फिर उसके बाद में नादिर शाह के आक्रमण के हम यदि समय पे बात करें तो फिर सिख मिसलों का उदय हो गया, यानी कि छोटी छोटी सिख रियासतों का उदय हो गया। और फिर यहीं से निकल करके महाराजा रणजीत सिंह आते हैं, जिस महाराजा रणजीत सिंह का फिर अंग्रेज़ों से भी उनके जो उनका संघर्ष रहा, उसके बारे में हम अगले व्याख्यानों में चर्चा करेंगे। उधर मराठा जो हैं वो वहाँ पेशवा का उत्थान हो रहा था। पेशवा बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव, इनके समय में मराठा शक्ति का बहुत एक अच्छा उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। मराठाओं ने मराठा शक्ति जो एक भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में हमारे सामने आती है। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण जो उस समय हुआ, नादिर शाह का, 1739। देखिए, राजनीति में एक थ्योरी है, सिद्धांत है कि साम्राज्यवादी सदैव अपने पड़ोस में निर्बल राज्यों की तलाश में रहते हैं। मुग़ल सम्राटों की निर्बलता तथा मुग़ल दरबार की दलबंदी पड़ोसी जो साम्राज्यवादी शासक थे उनसे छुपी हुई नहीं थी। भारत की यह दयनीय अवस्था नादिर शाह जैसे महत्वाकांक्षी शासक की भारत पर आक्रमण करने की प्रेरणा बन जाती है। नादिर शाह, जिसका जो जन्म है वो खुरासान के तुर्कमान वंश में हुआ था 1688 में, और 1736 में सफवी वंश के अंतिम सम्राट के मर जाने पर वह, यानी कि नादिर शाह, समस्त
फारस का स्वामी बन गया। वह अफगानों का कट्टर शत्रु था, क्योंकि अफगानों ने ईरान के कई नगरों को विजित कर लिया था। अतः 1738 में उसने कंधार पर आक्रमण कर वहाँ से अफगानों को निष्कासित कर दिया। इसी अंतराल में उसने अपना एक दूत दिल्ली भी भेजा, पर उस दूत की जलालाबाद में हत्या कर दी गई। इस अपमान को नादिर शाह सहन नहीं कर सका और जब उसको मौका मिला और उसने देखा कि मुग़लों की उत्तरी पश्चिमी जो सीमा है, अब वहाँ पर कोई सुरक्षा का पुख्ता इंतज़ाम नहीं है, तो अनुकूल परिस्थितियाँ जान करके नादिर शाह ने आक्रमण का विचार कर लिया। इसके अलावा वह भारत को विजित कर अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह महान उपाधि अर्जित करना चाहता था। इसके साथ ही महमूद गजनवी के पदचिन्हों पर चलते हुए भारत का अकूत धन संपदा लूट कर अपनी सेना को शक्तिशाली बनाना चाहता था। इसी कारण उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। 24 फरवरी 1739 को कारनाल का युद्ध लड़ा गया। विशाल सेना के होते हुए भी मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के सेनानायक पराजित हो गए और 20 मार्च 1739 को नादिर शाह का दिल्ली में प्रवेश होता है। दिल्ली में उसके नाम का खुतबा पढ़ा जाता है। दिल्ली में उसके नाम के सिक्के जारी किए जाते हैं। एक जो संप्रभु शासक होता है वो नादिर शाह 20 मार्च 1739 को दिल्ली में हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया था और फारसी राज्य भारत में विद्यार्थियों प्रारंभ हो गया था। यहाँ बिल्कुल इसमें इस प्रश्न में कोई यहाँ पर कोई शक यहाँ पर रह नहीं जाता है। नादिर शाह ने दिल्ली में भयंकर कत्लेआम किया और अतुल धन संपदा लेकर के वापस ईरान लौट गया। विद्यार्थियों, इस लूट में वह मयूर सिंहासन ले गया जो हमारे यहाँ के शासक मुगल शासक शाहजहाँ ने बनवाया था। विद्यार्थियों, नादिर शाह यहाँ से कोहिनूर का हीरा भी ले गया, जो उस समय दुनिया में एक बहुत विख्यात और कीमती हीरे के रूप में जाना जाता था। कोहिनूर का हीरा ये वही हीरा है जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के अभियान के दौरान वारंगल के शासक रुद्र प्रताप सिंह से प्राप्त किया था। कोहिनूर का हीरा। और विद्यार्थियों, साथ में वो आप देखिए यहाँ से करीब 70 लाख रुपया यहाँ से अमीरों से जो ले गया। और सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, आप जानते हैं भारत तो शुरू से ही बहुत जो कीमती धातुएं और कीमती जो पत्थर हैं उनका उत्पादक रहा, और मतलब उनका एक यहाँ पर अच्छा जमावड़ा रहा। और ये सारी संपत्ति खाने दौरा व मुजफ्फर खां को की जो है सारी संपत्ति थी उसने जब्त कर ली। अवध सेना भेजकर उसने बुरहान उल मुल्क के खजाने को भी अपने कब्जे में ले लिया। इस प्रकार दिल्ली से अतुल धन संपदा प्राप्त करने के उपरांत उसने अपने पुत्र नसरुल्लाह के लिए मुग़ल शहजादी की मांग की। उसकी यह मांग भी पूरी की गई। इस अवसर पर दिल्ली में रोशनी व आतिशबाजी हुई। इसलिए कहा जाता है कि नादिर शाह का आक्रमण जो था वो सफल ही नहीं रहा, वरन वो उसके जीवन काल का सबसे शानदार अभियान था। मोहम्मद शाह ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के साथ कर दिया। लौटते समय
नादिर शाह मोहम्मद शाह को पुनः दिल्ली का बादशाह बना गया। बादशाह बनाने के साथ साथ उसने अपने नाम के सिक्के चलाने व खुतबा पढ़ने का अधिकार भी उसको लौटा दिया। निसंदेह इस आक्रमण ने मुग़ल साम्राज्य का जो आप कहें कि उसको और अधिक क्षीण कर दिया और विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। अब विद्यार्थियों, अगला विदेशी आक्रमण होता है अहमद शाह अब्दाली का। 1747 में नादिर शाह का वध कर दिया गया तो अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बन गया, सुल्तान बन गया। वह भी साम्राज्यवादी था। उसके पास भी 50,000 सैनिकों की एक विशाल सेना और मजबूत सेना थी। वह भी साम्राज्यवादी था और वह भी पंजाब पर यानी कि भारत पर आक्रमण करने का विचार उसके मस्तिष्क में कौंध रहा था, क्योंकि पंजाब को वह नादिर शाह द्वारा विजित प्रदेश मानकर उसे अपना वैधानिक अधिकार समझता था। उसने पंजाब पर कई आक्रमण किए और अपने पुत्र तैमूर शाह को वहाँ का सूबेदार बना दिया। जनवरी 1557 में वह दिल्ली आ पहुँचा। आलमगीर द्वितीय को उसने दिल्ली का सम्राट बना दिया और इमादुल मुल्क को उसका वजीर बना दिया। मथुरा व आगरे में उसने लूटमार भी की। मराठा इसे सहन नहीं कर सके। इतना सब कुछ हो गया, दिल्ली के अंदर वो आ गया और यहाँ जो है अपॉइंटमेंट्स कर रहा है। यहाँ का जो शासक है उस शासक को वो सम्राट मुग़ल सम्राट आलमगीर द्वितीय को कह रहा है यहाँ आकर के तुम दिल्ली के सम्राट हो, यानी कि वो उसको बख्शिश दे रहा है। मराठे इस अपमान को सहन नहीं कर सके। 1758 में पेशवा रघुनाथ दिल्ली पहुँच गया। उसने वज़ीर इमादुल मुल्क, जो कितने कमज़ोर लोग वहाँ पर शासन कर रहे थे, उसको दिल्ली से निष्कासित कर दिया। इसके बाद पेशवा ने पंजाब को लूटा। अब्दाली के पुत्र तैमूर शाह को वहाँ से भागने पर विवश किया। ये सारे घटनाक्रम की जानकारी जब अहमद शाह अब्दाली को मिली तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और वह भी 1760 में पंजाब आ पहुँचा। दोनों शक्तियों में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 1761 को 14 जनवरी का दिन पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ, जो पानीपत का तीसरा युद्ध कहलाता है। इसमें मराठों को आपसी जो उनकी द्वेष था, मराठा सेना नायकों का आपसी एकता का अभाव था, वो कारण मराठों को वहाँ पर पराजित होना पड़ा। भयंकर पराजय का मुंह देखना पड़ा। एक तरफा जीत हम उसको कह सकते हैं। पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त कर अहमद शाह अब्दाली अपने पूर्वज नादिर शाह की भांति दिल्ली पहुँचता है। दिल्ली से उसने भी अच्छा धन प्राप्त किया, पर वह यहाँ रुका नहीं। 20 मार्च 1761 को दिल्ली से रवाना होने से पूर्व शाह आलम को दिल्ली का सम्राट और इमादुल मुल्क को उसका वजीर नियुक्त कर गया। विद्यार्थियों, यहाँ देखने की बात यह है कि इन दो आक्रमणों से नादिर शाह 1739, अहमद शाह अब्दाली 1761 मुग़ल सम्राटों की दयनीय स्थिति को स्पष्ट कर दिया और इसके बाद मुग़ल साम्राज्य के विनाश की गति और तीव्र हो गई। शाह आलम दिल्ली आने का साहस नहीं कर सका। मुग़ल सम्राट वह बंगाल और बिहार में भटकता रहा और नाम मात्र का मुग़ल सम्राट था। उसकी अनुपस्थिति में रुहेल सरदार नजीबुद्दौला, जाख्ता खां और गुलाम कादर ही राज्य करते रहे। 1772 में शाह आलम मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंचता है और उनका पेंशनर बन के दिल्ली में शासन करता है। तो ये स्थिति विद्यार्थियों हो गई थी मुग़ल सम्राटों की। बाद में मुग़ल सम्राट यही शाह आलम ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशनर बन जाता है जब दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। तो जो भारत की केंद्रीय शक्ति थी, मुग़ल शक्ति, वो उस शक्ति का ये हाल। अब हम बात करते हैं नवीन राज्यों का उदय। जब विद्यार्थियों, राजनीति का एक नियम है, जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती है तो फिर
प्रांतीय सत्ता जो है वो ताकतवर होने लगती है। मुगल साम्राज्य के विघटन के प्रारंभ होने पर निर्बल मुगल सेना नवीन राज्यों के उदय को रोक नहीं सकी। जो नए राज्य जो बन रहे थे उनको रोक नहीं सकी और उन्हीं राज्यों में हैदराबाद का राज्य बनता है। इस पर हम जो हमारा व्याख्यान होगा वो विद्यार्थियों कल होगा। और आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।